नमस्कार साथियों। दमयंती फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग इस चैनल पर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट्स कंप्लीट कर लिया है। आज सेट नंबर 5 की बारी है। आइए शुरू करते हैं उसे। प्रश्न कहता है, वो पहला प्रश्न है समय और काम से संबंधित। यह प्रश्न कहता है ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। दो मशीन है ए और बी। वह समय ले रही हैं 9 घंटा और 12 घंटा का 1100 यूनिट को उत्पादन करने में। तो मशीन ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है। इस प्रश्न में एक 1100 यूनिट का काम को लिया है। देखिए समय अलग अलग है लेकिन दोनों का वर्क सेम है, 1100 यूनिट 1100 यूनिट। तो जो समय और काम का कॉन्सेप्ट है ना, आप उसी समय और काम के कॉन्सेप्ट पर इसे बना भी लीजिएगा। 1100 यूनिट का उत्पादन ए 9 घंटे में कर रहा है और बी 12 घंटे में कर रहा है। आप इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 36 आ जाएगा। इसका इफिशियंसी 4, इसका इफिशियंसी 3, दोनों को मिलाकर इफिशियंसी 7 हो जाएगा। तो बी का दोनों का समय हमें निकालना है। दोनों का समय, टोटल काम बटा टोटल समय, इफिशियंसी 36/7 हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह औसत से संबंधित प्रश्न है जी। यहाँ एक क्लब में 90 महिला सदस्य हैं, 60 पुरुष सदस्य हैं जिनकी औसत आयु क्रमशः महिलाओं का 35 वर्ष और पुरुष सदस्यों का औसत आयु 45 वर्ष है। पूरे क्लब में औसत आयु हमें ज्ञात करना है, पूरे क्लब की। सबसे पहला इसमें जो सदस्य लोग हैं, आप उनकी संख्या को अनुपातिक रूप से सबसे छोटा कर लीजिए। जैसे 90 और 60 है ना, तो आप इस 90 और 60 को छोटा कर लो। 90 को 30 से काट लो तो ये 3 आ जाएगा, और इस 60 को भी 30 से काट लो तो ये 3 आ जाएगा। देखो दोनों को एक ही संख्या से काटना ताकि ये सरल अनुपात में आ जाए। 60 को 30 से काटोगे तो 2 आएगा। यस। अब हमें पूरे क्लब की औसत आयु निकालना है। तो 3 महिला सदस्यों का औसत आयु है 35, तो टोटल आयु हो जाएगा कितना, 105। और 2 पुरुष सदस्य का औसत आयु है 45, तब इनका टोटल हो जाएगा 90। इन सबको जोड़िएगा तो 5 सदस्य हो जाएंगे। 5 सदस्यों का कुल आयु हो गया 195। अब आप इनका औसत निकाल लीजिए। ये 195/5 काटिएगा तो 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह औसत दूरी का प्रश्न है। एक व्यक्ति 6 घंटे में 240 किलोमीटर का दूरी, अगले 8 घंटे में 360 किलोमीटर का दूरी और फिर 6 घंटे में 450 किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो 3 दिनों में उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी किस प्रति घंटे औसत चाल निकालना है। आइए निकाल लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, औसत दूरी का फॉर्मूला कुल दूरी बटा औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय होता है जी। कुल दूरी है कितना, 240, 360 और 450। इन सबको जोड़ लेंगे बटा कुल समय कितना ले रहा है। पहला दिन 6 घंटा, दूसरा दिन 8 और फिर से तीसरा दिन 6 घंटा। अगर आप कुल दूरी को जोड़िएगा तो 240, 360, 600 और 450, 1050 कुल दूरी हमारा निकल गया और कुल समय 20 घंटा आ रहा है। वैल्यू इसका 105/2 मतलब 52.5 किलोमीटर हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह क्रैमुल विक्रैमुल पर है लेकिन प्रतिशत का प्रश्न है जी। यहाँ प्रतिवर्ष 8% की दर से एक एयर कंडीशनर का मूल्य घट रहा है। तो 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर का कीमत क्या होगा, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं।
मान लेते हैं अभी उसका कीमत है 46,875 रुपया। 8% का ह्रास हो रहा है। अगर पहले से 100 था तो 8% घट गया तो अभी कितना हो गया? 92। डेट मीन्स हमारे पास 92% मूल्य अभी उसका है। 92/100 और फिर से 92/100। आसानी से आप इसको सोल्व कर लेंगे। 23 चौका 92, 4 से काट रहे हैं जी तो यहाँ 23 होगा, और ये 25, फिर 23, फिर ये 25, फिर ये 23, और फिर ये 25। 4 से ऊपर नीचे काटा गया है। 25 से इसको काटिएगा तो ये 1875 बार में कट जाएगा। फिर 25 से 1875 को काटिएगा तो ये 75 बार में कटेगा। फिर 25 से 75 को काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। अब आप इकाई अंक वाला सिस्टम से बना लीजिएगा। इकाई अंक वाला सिस्टम से कैसे बनेगा ये? यहाँ 23 है, 23 का इकाई अंक 3 है तो 3 गुने 3 9 होता है। 9 गुने 3 27, 27 का इकाई अंक 7, और 27 गुने 3 कीजिएगा तो 81 आएगा। इकाई अंक के रूप में हमारा एक आना चाहिए। एक देख लेते हैं ऑप्शन में इकाई अंक कहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 के पास है। यस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रतिशत का संबंधित एक और प्रश्न है। कहता है ब्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक महिला 25% का वृद्धि हो रहा है, एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम प्याज कम खरीद पाती है। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं मूल्य में अगर 25% का वृद्धि हो रहा है, वर्तमान मूल्य अगर 100 रुपया है, ये मूल्य का कहानी है जी, तब उसका नया वाला मूल्य 125 रुपया हो जाएगा। आप इसका सरल अनुपात निकाल लीजिएगा, 25 से भी कट जाएगा, 25 से भी, तो मूल्य बढ़ रहा है 4:5 में। तब जो आप सामान खरीदिएगा, वस्तु जो आप खरीदिएगा, वह इस अनुपात का उल्टा होता है। मतलब वस्तु पहले 5 खरीद पाएंगे और अब वस्तु सिर्फ 4 खरीद पाइएगा। राइट? बढ़ा हुआ मूल्य से आप कम वस्तु खरीद पाइएगा। अब इस वस्तु में अंतर कितने का है? एक का अनुपातिक अंतर। लेकिन प्रश्न के हिसाब से तो आप 5 kg कम खरीद पा रहे हैं। यस, तो एक का मान आ गया 5 kg। हमसे पूछा है बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य को रिप्रेजेंट करने वाला वस्तु की संख्या में 4 है। अगर आप एक का मान 5 kg लेते हैं तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 20 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ जी कि आज के समय आप 20 रुपये में 20 किलोग्राम प्याज खरीद पा रहे हैं। तो वर्तमान मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 200 रुपये है आपके पास टोटल राशि, उसमें 20 किलोग्राम आप खरीद पा रहे हैं। तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आज वर्तमान समय में प्याज का मूल्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के ऊपर बेस्ट प्रश्न है। कहता है किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है, जबकि द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5 गुने x है। तो x का मान हमें निकालना है। आप जानते हैं अगर a, b, c और d चार समानुपात में है, तब बीच वाले दोनों का गुना अंतिम वाले दोनों के गुना के बराबर होता है। a इंटू डी बराबर होता है b इंटू सी। हमें प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल दिया है कितना? a इंटू डी हमें दिया है 70। b इंटू सी द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल भी हमें दिया है 3.5 गुने x। हमें अब x का मान निकालना है। ऐसा कीजिए, दशमलव को हटाकर नीचे 10 बैठा दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा? 70 गुने 10/35। आराम से इसको काट लीजिए 2 बार में, ये कट गया। तो 20 हमारा सही जवाब है। x का मान 20 आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह शंकु से संबंधित प्रश्न है। कहता है एक शंकु का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई का मतलब l 16 सेंटीमीटर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जैसा कि आप जानते हैं किसी भी शंक्वाकार आकृति में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यस, ये त्रिज्या हमारे पास 5 दिया है और तिर्यक ऊंचाई दिया है 16, ए वाला 16 है, ए एल हमारे पास 16 है। आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ से पाई आर को कॉमन निकाल लीजिएगा तो एल प्लस आर मिल जाएगा। वैल्यू क्या होगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 और एल प्लस आर मतलब 16+5। इसे सोल्व कर लेंगे। 22/7 गुने 5 गुने 21 हो जाएगा। 7 से 21 3 बार में कट जाएगा जी। अब आप इसको निकाल सकते हैं। 22 गुने 5 करेंगे तो 110, 110 गुने 3 करेंगे तो 330 हमारा सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न संख्या 8 है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। हमारे पास कहता है कितने वर्षों में, ध्यान रखना है, समय निकालना है। 800 रुपये की धनराशि, 800 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर से रेट हो गया, 9,926.10 रुपया हो जाएगा। ये हमारा अमाउंट है। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज अर्धवार्षिक है जी। अब यहाँ ब्याज जो 10% वार्षिक था, अर्धवार्षिक कीजिएगा तो ये 5% हो जाएगा ना। क्यों, 10% वार्षिक था तो ब्याज अर्धवार्षिक के रूप में 5% हो जाएगा। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूले के रूप में अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। फिलहाल हम लोग उतना करेंगे नहीं, अमाउंट बाई प्रिंसिपल निकाल लेंगे और ये देख लेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है। 926.10 बाई 800। इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे, नीचे 2 जीरो और बैठाएंगे क्योंकि 2 दशमलव था, इसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो हट गया। इस पूरी संख्या में हमारे पास आ रहा है 9261/8000। जैसा आप जानते हैं 9261 21 का क्यूब है और 8000 20 का क्यूब है, तो पावर में हमारे पास कितना आ रहा है, 3। डेट मीन्स टी के जगह हमारा 3 है। 3 मतलब 3 अर्धवार्षिक ना, अर्धवार्षिक। तो अगर इसको हम लोग वार्षिक में बदलेंगे तो ये 1 साल 1.5 वर्ष आ जाएगा। क्यों, अर्धवार्षिक है। कितने अर्धवार्षिक मिलकर 1 साल बनाते हैं, 2 अर्धवार्षिक मिलकर, लेकिन यहाँ तो 3 अर्धवार्षिक मिल है तो 1.5 साल हो जाएगा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1.5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह समय और काम का फिर से एक प्रश्न आपको मिला है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 घंटे में कर रहे हैं, ध्यान रखना ए और बी है। बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में, जबकि ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसे बना सकते हैं इफिशिएंसी मेथड से। ए और बी उसे 50 घंटे में पूरा कर रहे हैं जी। बी और सी उसी काम को कितने घंटों में पूरा कर रहे हैं, 75 घंटों में, जबकि ए और सी उस काम को पूरा करने में 25 घंटे का समय ले रहे हैं। आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 150 अगर 50 इसका इफिशियंसी निकालिएगा तो 3 आ जाएगा, 75 के हिसाब से 2 और 25 के हिसाब से ये इफिशियंसी 6 आ जाएगा। अगर हम तीनों को सॉरी तीनों को जोड़े, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तब हमारे पास 2 गो ए, 2 गो बी और 2 गो सी मिलेगा। इनका इफिशियंसी 6, 2 8 और 3 11 आ रहा है, राइट। लेकिन हमें तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है ना। आप इस 2 को इधर भेज दो, तब हमारे पास जो क्षमता आएगा इफिशियंसी वो 11/2 हो जाएगा। क्यों, ये 2 इधर आएगा तो 11/2 हो जाएगा। जैसा आप जानते हैं समय का फॉर्मूला क्या होता है, 50 नहीं, 150 जो टोटल वर्क होता है ना, इसको आप इफिशियंसी से भाग कर लेंगे तो 150/11/2, 2 तो ऊपर चला जाएगा जी। तो 150 गुने 2/11 मतलब 300/11 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखें। यह लंब वृत्तीय बेलन से संबंधित है, मेंसुरेशन का 3D का प्रश्न। लंब वृत्तीय बेलन है जिसका ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का व्यास पूछ रहा है हमसे। पहले हम लोग एक बेलन बना लें।
ये एक लंब वृत्तीय बेलन हम लोग बना रहे हैं, जिसका ऊंचाई हमारे पास है, और ऊंचाई है कितना, ये ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 110 है। त्रिज्या तो हमें मालूम है नहीं, त्रिज्या को r मान लेते हैं। आप जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr/h, और इसका वैल्यू आपके पास दिया है कितना, 110। लेकिन अगर रिस्पेक्टिव वैल्यूज को हम लोग इसमें पुट करें, 2 × 22/7 × की जगह दिया हमारे पास 14 बराबर 110 हो जाएगा, और r हमारा छूट गया तो r को रख लीजिए, h की जगह 14 डाला गया है जी। आप इसको 2 से काट लेना। इस 22 से 110 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ बच क्या गया, यहाँ से r और ये 4r, 4r का मान आ गया 5/4। r का मान आ जाएगा जी, 4r का वैल्यू 5 आ गया था, गुड। तो r का वैल्यू आ जाएगा 5/4, लेकिन हमें तो व्यास चाहिए था ना। व्यास का फॉर्मूला तो 2 गुने त्रिज्या होता है, तो 5/4 में 2 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5/2। हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2.5। 5/2 का दशमलव वाला वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। यह प्रश्न प्रतिशत से है। कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लीजिए दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 15% है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्या के बीच का अंतर, मतलब a और b दो संख्या है, तो a माइनस बी, उनके योग का a प्लस बी का 15% है, a प्लस बी का 15% है, तो a प्लस बी में 15% से आप गुना कर लीजिए, राइट। अब हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। आप चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, या फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही बनाएंगे, क्योंकि डाटा बहुत सिंपल है, इसलिए। आप इसको 5 से काट लोगे तो 3 बार में कट जाएगा, ए 5 से कटेगा तो 20 बार में। इस 20 से इन दोनों को गुना कर ले, तो 20a माइनस 20b बराबर हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब b वाले टर्म को एक तरफ कर लो जी, और a वाले टर्म को एक तरफ। 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 20a में से अगर 3a घटाओगे तो 17a मिल जाएगा, और 20b जो इधर माइनस में है इस तरफ आकर वो प्लस में हो जाएगा, तो 20 और 3b, तो 23b हो जाएगा। अब हमको निकालना है b बाई a, क्यों, बड़ी संख्या बटा छोटी संख्या का अनुपात निकालना है। तो a को इधर ला रहे हैं आप, a को इधर ला रहे हैं, और 23 को उधर किधर लेकर आइए, तो ये 17/23 हो जाएगा। अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 17:23। अच्छा, अनुपात भिन्न में ही दिया है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह लाभ हानि का प्रश्न है। रूबी एक व्यक्ति है जो 1 रुपये में 20 बटन खरीद रही है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट, आइए सीखते हैं हम लोग इसे। 1 रुपये में 20 बटन खरीद रहे हैं आप, 25% लाभ कमाना है। भाई ये लाभ है 25%, इसका मतलब कि अगर आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं, तब आपको उसे बेचना है 125 रुपये में, तब तो 25% का लाभ होगा। यस, तो मूल्य का जो अनुपात होगा वह 100 रुपया की जगह आपको कितने रुपए में बेचना है, 125 में। इसका अनुपात आप निकाल लें, ये 5 और ये हो गया 4, 25 से दोनों को काटे हैं, ये मूल्य का अनुपात निकल गया। अब जो वस्तु का अनुपात होगा, वह वस्तु का अनुपात इस मूल्य के अनुपात का उल्टा होगा, मतलब 5:4 होगा, राइट। जब मूल्य बढ़ेगा तो कम वस्तु खरीद पाइएगा, पहले आप 5 वस्तु खरीद पाते थे, अब आप 4 वस्तु खरीद पा रहे हैं। हमसे बोल रहा है कि 1 रुपया में आप कितने बटन बेचें, आइए निकाल लेते हैं। पहले आप 1 रुपया में 20 बटन खरीद रहे थे, मतलब 5 का मूल्य था 20, तो यहाँ से 1 का मूल्य तो आप निकाल सकते हैं, ओके। अब 4 का मूल्य कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो 20 पहले से मूल्य था, इसका अनुपात 5 था, और इसमें 4 से गुना कर ले, ये 4 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 16 बटन। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। a प्लस बी का मान दिया है जी 25, यस, और a माइनस बी का मान दिया है 7, तो मध्य अनुपाती हमें ज्ञात करना है। जैसा आप जानते हैं मध्य अनुपाती का वैल्यू होता है, अगर a और b का निकालना है तब मध्य अनुपाती, मान लीजिए मध्य अनुपाती वैल्यू हमेशा अंडर रूट ए इंटू बी होता है। हम लोग इसको डिटेल से पहले सोल्व कर लेते हैं, ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद बना लेंगे इसे। ए प्लस बी का मान दिया है जी 25 और ए माइनस बी का मान दिया है 7। अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो बी और बी कट जाएगा जी, 2a का मान मिल जाएगा 32 और a का मान मिल जाएगा 16। अगर हम इस 16 को इस a प्लस बी इक्वल टू 25 में रखें, मान लीजिए a की जगह 16 रख दीजिएगा, ठीक है, तो 16 प्लस बी बराबर 25, तो b का मान कितना आ जाएगा, 16 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमने आपको अभी बता रहा था कि मध्य अनुपाती का रूल होता है, मध्य अनुपाती का अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी। ए का मान तो आपके पास 16 आया है ना, और बी का मान आया है 9। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, और 9 का वर्गमूल 3, तो 4 तिहाई 12, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब आ जाएगा। यस, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यह विभाजित से ओ भाज्य से संबंध भाग से संबंधित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए सीखते हैं। कहता है 2 का पावर 305 जोड़ 303 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस ढंग के प्रश्न को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। हम लोग इस 2 का पावर 305 को स्प्लिट करेंगे। कैसे, 3 के गुणनखंड में, ताकि हम वहां पर 8 के रूप में इसको लेकर आ सके। हम इसे 303 गुने 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, ये पावर में तो, गुना में तो पावर जुटेगा तो 205 ही आ जाएगा। अब आप इस 303 को कैसे लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 3 और उसका पावर हो जाएगा 101 गुने 2 का पावर 2। ये 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया ना जी। 8 का पावर कितना हो गया 101, और गुने कितना 2 का पावर 2। साथ में जो प्लस वाला कहानी था 303 हम लोग लेते चलेंगे। 303 यस, 303 यस, और 303। अब इस पूरे कहानी को हमें भाग करना है कितना से, 9 से भाग करना है। हमसे बोल रहा है कि अब शेष क्या आएगा। कैसे निकालेंगे शेष को, यहाँ है 8। जब भी ढंग का प्रश्न आए तो जो नियर अबाउट है, जैसे 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, या 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो 8 वाला सेक्शन को पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना शेष आएगा। इसका शेष आएगा कितना, इसका रूल है जितना संख्या यहाँ दिया गया उसमें से 9 को घटाइए और जो पावर है उसको कर लीजिए। तो 8 में से 9 घटेगा तो -1 आएगा, -1 का पावर 101 कीजिएगा तो -1 ही आएगा। डेट मीन्स इसको भाग करने से हमको -1 मिलेगा। गुने 4 है, जोड़ 303 है, अपना चलता रहेगा। गुने 4 जोड़ 303। अगर हम लोग -1 में 4 से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा, उसमें 303 को जोड़ ले तो वैल्यू कितना आ जाएगा जी 299। अब इसमें पूछ रहा है कि शेष कितना आएगा। 9 और 9 तो ऐसे ही खत्म हो गया, बच गया के कितना 2। भाई जब इसको हम लोग 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो 9 से विभाज्यता का नियम, 9 और 9 यूं ही कट गया, बच गया 2। आप इसमें इकाई अंक पत्ती भी लगा सकते, इकाई अंक कर रहा हूँ, डिजिट सम भी लगा सकते थे। 9 9 18, 18 2 20, 20 का डिजिट सम 2 आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए हैं आप इसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा प्रश्न, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पर आधारित है। हमें कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य अभी 1 लाख रुपए है, दुकानदार ने 20% और 10% का दो छूट दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न। अभी अगर अंकित मूल्य 1 लाख रुपया है, आप इस पर पहले 20% का छूट दे रहे हैं, तो ले कितना रहे हैं उससे 80%, और फिर 10% का छूट दे रहे हैं तो ले कितना रहे हैं उससे 90%। अब ज्यादा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, ये 8 गुने 9 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 72। दैट मीन्स 72,000 रुपया हमारा सही जवाब हो जाएगा। यस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ समय और दूरी का एक प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। रॉबिन किसी दूरी का एक चौथाई भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला एक चौथाई भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन का औसत चाल ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं। सबसे पहला तो हम लोग शेष दूरी जरूर निकालेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग दूरी ले कितना। अगर एक मान के बनाएंगे ना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक डिफिनिट संख्या को रख लेते हैं अपने दूरी के लिए। जैसे यहाँ पर 80 किलोमीटर है, सबसे बड़ा है, जैसे 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्पीड में, और यहाँ 80 किलोमीटर है। तो 20 10 और 80 का लघुत्तम आप निकाल लीजिए, 80 आएगा। तो आप दूरी को 80 मान सकते हैं। आप चाहे तो दूरी और बड़ा कर सकते हैं, 80 की जगह हम दूरी को 160 मान लेते हैं। देखिए ये दूरी मानने का तरीका, इसको आपको सीखना है। सीखेंगे कैसे? जो दिया जा रहा है 20 किलोमीटर चाल, 10 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिए और उसका मल्टीपल गुणक ही आप एक दूरी मान लिया कीजिए। अब हमसे क्या कह रहे हैं? इस 160 किलोमीटर का एक चौथाई कितना हो जाएगा जी? अगर इसमें 1/4 से हम गुना करेंगे तो 40 आएगा। 40 किलोमीटर दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तय कर रहा है। तो अगर 40 को 20 से भाग करेंगे तो समय हमको मिल जाएगा कितना? 2 घंटे का। उसी ढंग से आगे भी दिया है, फिर से एक चौथाई भाग को, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी को, यस, 10 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से चल रहा है। तो फिर यहाँ से दूरी और समय कितना मिल जाएगा? 4 घंटा। अब बचा कितना दूरी? 40 यहाँ से चला गया, 40 यहाँ से चला गया, तो बचा तो सिर्फ 80। 80 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो सिर्फ 1 घंटा का समय लगेगा। अब हमसे औसत चाल पूछा है। औसत चाल तो आप जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी तो आपने 160 किलोमीटर मान रखा है, और समय कितना लग गया आपको? 2 घंटा, 4 2 6 और 1 7 घंटा। तो 160 बटा आप इसको जब भाग करेंगे तो ये 2 से 7 दूना 14, फिर 2 जीरो, 22 दशमलव समथिंग आएगा। ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। यस, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहा जा रहा है 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहला काम देखो, इस ढंग के प्रश्न में जब दो दो संख्या दे पूर्णतः विभाजित करने वाला, तो हम लोग विभाजित करने वाले संख्या का लसा निकाल लेते हैं। किसका? 36 और 48 का एलसीएम निकाल लेंगे। वह एलसीएम 144 आएगा। आप लोग निकाल लेना, 36 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 144। अब यहाँ आते हैं, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 9999। और 4 अंक का सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 1000। आप इन दोनों को घटा लीजिए। अब हमको निकालना है इसके नजदीक में वैसा संख्या जो 144 से विभाजित होता हो। कैसे निकालेंगे? हम इस 8999 को 144 से भाग कर लेंगे जी। जो शेष आएगा उस शेष को 8999 में से घटा लेंगे। हम इसे 6 बार में लगा सकते हैं। 6 चौका 24, 6 चौका 24 2 26, 6 और 2 8। शेष कितना बचेगा? 5 और 3, और यहाँ 9 था। फिर हम इसे 2 बार में लगा सकते हैं। 288 हमारा शेष बचेगा, ओ आएगा। इसको शेष घटाओ, तो 9 में से 8 घटा 1, 35 में से 28 घटा तो 7। अब हम लोग क्या करेंगे? 8999 में से इस शेष को माइनस कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाएगा 71। इकाई अंक तो इसका 8 आ रहा है, 2 है। आगे चल लेते हैं, 9 में से 7 घटा तो 2, 8 और 9 और 8, 8928। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। हमने किया सबसे पहले जो संख्या से विभाजित करना उसका लसा निकाल लिया, 144 आया। अब 4 अंक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या का अंतर कह रहा था, हम लोग अंतर निकाल लिए। उसको 144 से भाग किए, जो शेष आया उस शेष को ही हम लोग उस अंतर में से घटा लिए। हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह फिर से अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये था
दुकानदार ने 20% का छोड़ दिया तो उसे कितने में बेचा? कितना आसान सा प्रश्न है। 2000 रुपये अंकित मूल्य है। आप 20% के छूट पर बेच रहे हैं, इसका मतलब आप 80% पर बेच रहे हैं। तो इसका 80% निकाल लीजिए, 8 दूना 16 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह भी लाभ हानि का ही प्रश्न है। इस सीरीज में बहुत सारा लाभ हानि का प्रश्न दिया है नहीं। कभी कभी होता है किसी सेट में किसी खास टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न को। एक कुर्सी को 800 रुपया में खरीदा जाता है और 1100 रुपया में बेचा जाता है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 800 रुपया में खरीदा, 1100 रुपया में बेचा। भाई आप तो 300 रुपये का लाभ प्राप्त किए ना, 300 रुपया ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो प्रतिशत लाभ, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल। क्रय मूल हमारे पास कितना है? 800 है। बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। 300 बटा 8 भाग कर लीजिएगा, 8×24, 300 बटा 8, 8×24, 6 जीरो, 8×7 = 56, 37 समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। यस, बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। यह समय और दूरी से संबंधित प्रश्न है। इस पूरे सेट में हम लोगों ने देखा कि समय, दूरी और लाभ हानि से प्रश्न बहुत ज्यादा था, समय काम से भी। यस, यहाँ कहता है एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला तो एक ही है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो पहले समय निकाल लिया जाए जी। 600 किलोमीटर का दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेंगे तो समय कितना आएगा? 600 बटा 50, मतलब 12 घंटे का समय लग जाएगा। और 100 किलोमीटर का दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकालिएगा, तो 100 को 100 से भाग कर लें, 1 घंटा का समय आएगा। जबकि 50 किलोमीटर का दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग करेंगे तो समय कितना आएगा? 2 घंटे का। अब आपके पास औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल निकलेगा कैसे? कुल दूरी कितना है? 600 और 100 और फिर से 50 बटा कुल समय। पहले हमको 12 घंटा लग रहा था, फिर 1 घंटा लगा और फिर 2 घंटा लगा। दूरी हमारे पास टोटल 750 आ गया और समय हमारे पास टोटल 15 घंटे आ गया। तो 15 में 750, 15 से 750 को भाग करेंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा औसत चाल आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अपने साथियों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सकें और उसका सही सलूशन सीख सकें। आप हमें हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी देवंती फाउंडेशन पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप आने वाले प्रश्नों, आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए अपडेटेड रहें। धन्यवाद। थैंक्स।